वुमेन के लिए बात की गई है, नई स्कीम उनके लिए सेविंग स्कीम बताई गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सेविंग की स्कीम है उसके में लिमिट इंक्रीज़ हो गई है। प्लस हेल्थ को लेके काफ़ी फोकस किया गया है। सो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मोबिलिटी, ये काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे फोकस किया गया है। तो बजट को अगर कहें ओवरऑल में इस बजट ने सबको कैप्चर किया है, ऑल द सेक्टर्स। और ये इसमें पार्शियल विड्रॉल भी है जो नॉर्मली एफडीज़ में करीब बड़ी मुश्किल से होता है। सो मुझे लगता है कि ये एफडी रेट से भी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट इसमें है। सो दिस इज़ द ये एक स्कीम जो है वुमेन के लिए निकाली गई है ना। हम अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, बेटर क्या कहते हैं फंड्स ले सकते हैं, बेटर बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा हो या ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो बेसिकली। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस हिसाब से बजट पेश किया गया है उसी हिसाब से चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं और उसी हिसाब से हमें भी फ़ायदा हो। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਚ ਖਰਾ ਉਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੂਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ये जो बजट पेश किया गया है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, इट इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है इस बजट को, क्योंकि इस बजट में काफ़ी चीज़ों को कवर अप किया गया है जिसमें हर तरीके के सेक्टर को मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को फोकस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि डेवलपमेंट किसी भी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उससे काफ़ी और इंडस्ट्री सपोर्ट जो एंसिलरीज होती हैं वो सपोर्ट में आती है। सो स्टार्टअप्स को लेके काफ़ी बात की गई है जो कि बहुत अच्छा है। वुमेन के लिए बात की गई है, नई स्कीम उनके लिए सेविंग स्कीम बताई गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सेविंग की स्कीम है उसके में लिमिट इंक्रीज़ हो गई है। प्लस हेल्थ को लेके काफ़ी फोकस किया गया है। सो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन मोबिलिटी, ये काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे फोकस किया गया है। तो बजट को अगर कहें ओवरऑल में इस बजट ने सबको कैप्चर किया है, ऑल द सेक्टर्स। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਸਕੀਮ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਪਾਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। जो नई स्कीम अभी आई है उसमें दो साल के लिए वो स्कीम है कि जिसमें अप टू 2 लाख रुपीज़ वो सेव कर सकती हैं और जिसमें 7.5% विच इज़ अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो दिया जाएगा। और ये इसमें पार्शियल विड्रॉल भी है जो नॉर्मली एफडीज़ में करीब बड़ी मुश्किल से होता है। सो मुझे लगता है कि ये एफडी रेट से भी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट इसमें है। सो दिस इज़ द ये एक स्कीम जो है वुमेन के लिए निकाली गई है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ कि किसानों को इस बार मुड़ तो फायदा देंगी। अगर मैं एग्रीकल्चर की किसानों के बारे में बात करूं तो आई थिंक आई विल बी राइट 9,000 करोड़ की जो है क्रेडिट फैसिलिटी की बात की गई है फॉर एक्सटेंडिंग द क्रेडिट फैसिलिटी फॉर दी फार्मर्स, है ना, उनके लिए बात की गई है। डिजिटलाइजेशन की बात करी गई है एग्रीकल्चर को लेके। अगर उसमें डिजिटलाइजेशन होगी तो जो अभी तक जो खेती होती है अभी भी काफ़ी जगहों पे ऐसी होती है जो खुद अपने एफर्ट से करी जाती है ना, जिसमें ह्यूमन लेबर काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर हम उसको थोड़ा सा डिजिटलाइज करेंगे तो वो जो लेबर वहाँ पर होती है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी। उनको पता लगेगा कि कौन से मौसम में कौन सी खेती करनी चाहिए, कौन से बीज अच्छे हैं, खाद कब डालनी है। प्लस उसके अलावा गवर्नमेंट नए स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है जो कि इस चीज़ में आए। अब जैसा कि वैसे ही ऑलरेडी अनाउंस हुआ है, इट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का है जिसमें मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोटा अनाज कम पानी लेता है लेकिन हमारे लिए सेहत के लिए भी अच्छा है और आई थिंक हमारे पूर्वज भी उसी को खाकर बड़े हुए हैं। सो अगर उसकी भी हम बात कर रहे हैं, उसको भी प्रमोट करने की बात की जा रही है और उसके लिए जो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो भी काफ़ी एफर्ट्स ले रही है, जगह जगह पे उन प्रोग्राम्स को कर रही हैं। सो आई थिंक एग्रीकल्चर हमारा एक फोकस्ड एरिया है जो कि
ऑब्वियसली यस पंजाब के लिए एक अच्छा रेवेन्यू देने वाला भी है, सो वो फोकस पे ज़्यादा आया हुआ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो एक हम बात करते हैं अगली पीढ़ी की, है ना, जेंजी बच्चों की बात करते हैं। सो किसानों के भी आगे के बच्चे हैं ना जो वो भी पढ़ते हैं, है ना, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं। सो जब उनको वो देखते हैं कि हमें हाथों से काम करना पड़ेगा खेतों में जाके, और हमारे क्लासमेट ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और कम लेबर वाला काम है, ऑब्वियसली वो लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो या तो वो पंजाब को छोड़ के दूसरी सिटीज़ में जाके काम करना पसंद करते हैं, बीइंग एन इंजीनियर और सम अदर प्रोफेशंस, या फिर वो ये कंट्री को छोड़ के बाहर जाने की बात करते हैं सो दैट कि उनको ये ह्यूमन लेबर ना करनी पड़े। सो इसका मतलब फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उन किसानों की, वो अपनी कोर जो चली आ रही पीढ़ी की हम कह सकते हैं बिजनेस है एक तरह से, उस चीज़ को ना छोड़े। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट जनरेशन अपनी पुरानी जनरेशन के साथ मिलकर ही इसको, जो पुरानी जनरेशन का एक्सपीरियंस, नई जनरेशन की क्वालिफिकेशन, ये सारा अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा। ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਫਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਲੈਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। मैं भी एक सैलरीड हूँ, मेरे लिए भी सबसे पहले यही क्वेश्चन जब आता है, जब भी बजट आता है, कि भाई इस बारी मेरे कितने पैसे बचेंगे या कितना टैक्स कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं डेफिनेटली गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इन सब चीज़ों पे। बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग हम लोग भी सोचते हैं कि प्राइवेट में जाए, गवर्नमेंट में कौन जाए, है ना, फिर टैक्स देते हुए थोड़ा सा कई बार सोचते हैं हम लोग। बट यस, ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहली बात कि हम गवर्नमेंट को टैक्स ज़रूर पे करें। दूसरी बात, जो इस बारी टैक्स में आया है, इसमें रिबेट की लिमिट इंक्रीज़ कर दी गई है। जो पहले 5 लाख तक नहीं टैक्स बनता था, निल था, वो अब 7 लाख तक लिमिट हो गई है। और मेरी भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी जो मैं कल तक भी सोच रही थी कि ऐसा कुछ हो। और बाकी जिनकी 12 से 15 लाख तक की है, उनको भी काफ़ी इसमें रिबेट मिला है। सो मतलब ओवरऑल में देखा जाए, इट इज़ बेनिफिशरी फॉर दी एवरेज पीपल हु आर अर्निंग बिटवीन 7 लाख टू 15 लाख रुपीज़। सो उनके लिए तो बेनिफिट है ही है इसमें। बाकी ये देखना है कि जो नेक्स्ट न्यू टैक्स रिजीम आई है वो और पुराने में कितना मतलब बेनिफिट मिलता है, बिकॉज पुराने में आपको लॉट ऑफ सेविंग्स आपको करनी पड़ती है, वो दिखानी पड़ती है ना, बेसिकली द डिडक्शंस एंड ऑल, तो फोकस ज़्यादा डिडक्शंस पे रहता है और कौन सी एज पर द डिडक्शन स्कीम्स है। बट एज पर द न्यू रिजीम आपको एक अमाउंट के बाद आपको उसमें वो नहीं देखना है कि कितना टैक्स रिजीम बन रहा है या क्या है, उस हिसाब से सेविंग्स है। हाँ, है ना, हम अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, बेटर क्या कहते हैं फंड्स ले सकते हैं, बेटर बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा हो या ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो बेसिकली। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई मीन जो नया टैक्स इनकम टैक्स का वो आया, इट इज़ बेटर। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪਲਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਜਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ? देखिए ऐसा है कि अगर ओवरऑल में देखा जाए तो इस बजट ने हर क्षेत्र को टच बेस किया है, फिर वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, क्या कहते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल हो, डिजिटलाइजेशन हो, एग्रीकल्चर हो, सो एवरीथिंग, हर चीज़ को टच बेस्ड किया हुआ है। और हम जैसे सैलरीड लोगों को इनकम टैक्स में भी टच बेस किया है। तो उस हिसाब से अगर अभी तक देखा जाए तो ओवरऑल बजट सपोर्टिव है और लोगों के फेवर में है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस हिसाब से बजट पेश किया गया है उसी हिसाब से चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं और उसी हिसाब से हमें भी फ़ायदा हो।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੂਦ ਜੋ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ PhD ਚੈਂਬਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਬੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇਨ ਨਰੂਲਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।